हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम शुरू करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ को। ये पहला लेक्चर होगा एनवायरमेंटल लॉ पे। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें हम थोड़ा बेसिक स्टफ देखेंगे। एनवायरनमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को, और ऊपर से देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम फिर डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल लॉ को। तो ट्रेजिडी ये है कि आज जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट करता है खुद मैन ही। और मैन एक इतना क्यूरियस और ऐसा क्रिएचर होता है, उसको एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है और उसकी वजह से वो बहुत ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट करता है। और जो एक्सपेरिमेंट करता है जो उसका टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट करता है वो हमारा सैडली हमारा एटमॉस्फेयर होता है। तो जो भी टेस्ट ट्यूब में हमारा वो होता है, एक तरीके से एटमॉस्फेयर हमारा टेस्ट ट्यूब होता है जिसमें से वो सब एक्सपेरिमेंट करता है और हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है। और क्लाइमेटोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं अगर ये सब ऐसी अनकंट्रोल्ड चलता रहा और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ता रहा तो वो जो हमारी सिविलाइजेशन है, हम सब 500 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएगा अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो। इसलिए इन्वायरमेंटल लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपना एंशिएंट फ़िलॉसफी देखें तो उसमें भी हमें पास्ट में दिखता है कि हमेशा हमारे एंसेस्टर्स और एनवायरनमेंट वो हमेशा हारमनी में रहे हैं। उन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट करा है। बेसिकली नेचर को एक तरीके से भगवान ही मानना है। लेकिन अब धीरे धीरे दिख रहा है कि हमने अपना एज ओल्ड विजडम है वो अपना भूलते जा रहे हैं, वो सारे वैल्यूज़ और वो ख़त्म होती जा रही हैं। पुराने टाइम में जो एनवायरनमेंट से बनी हुई 5 चीज़ें होती हैं उनको एक तरीके से पूजा जाता था। वाटर, एयर, अर्थ, एथर एथर होता है आकाश, और फायर, सबको एकदम पूजा जाता था और इनको भगवान माना जाता था। अब हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के रीज़न क्या होते हैं। तो इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो इसका सबसे पहला और मेन रीज़न होता है पावर्टी। पावर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटर। सबसे बड़ा पॉल्यूटर पावर्टी होता है। जो लोगों के पास खुद का घर नहीं है और रहने रोड पे रहते हैं, तो स्लम्स में रहते हैं, एजुकेशन नहीं है, तो उनके पास उनको पता नहीं होता कि कैसे हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो काफ़ी अनटाइडी तरीके से रहते हैं। आपने भी देखा होगा यूजुअली स्लम्स के आसपास काफ़ी ज़्यादा बदबू होती है और काफ़ी गंदगी फैली रहती है। तो ये पावर्टी एक नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही डोमेन में पाया जाता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एजेंडा 21 जो 1992 में एजेंडा 21 जो 1992 में साइन हुआ था वो भी इसको रिकग्नाइज करता है कि पावर्टी ख़त्म होनी चाहिए। और ये सबसे पहला और फॉरमोस्ट एनवायरमेंटल की वेरिएबल इसी को ही मानता है, एजेंडा 21 पावर्टी को। सेकेंड रीज़न है पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होएगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा और सारे रिसोर्सेज का यूसेज भी ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी ज़्यादा ही होएगी। आपने देखा होगा जो ओवरली पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं उनमें बड़ी दिक्कत आती है। जैसे कि अभी हमने पास्ट में देखा था कि बेंगलोर में पानी ख़त्म हो गया था। ऐसी दिल्ली में भी बड़ी दिक्कत आती है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि पोल्यूशन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरा रीज़न एनर्जी कंजम्पशन। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, हमारी नीड बढ़ती है, वांट बढ़ता है, तो उसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ज़्यादा यूज़ होती है। हमको फॉसिल फ्यूल से दूर होकर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे सोलर, विंड और टाइडल पावर की तरफ मूव करना चाहिए। फोर्थ रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हर जगह हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में न्यूज़ वगैरह हर जगह ये सुना जाता है। क्लाइमेट चेंज भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही होता है। हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारी कन्वेंशंस और हमारी कंट्री ने भी प्लान वगैरह बनाए हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाए। ओजोन डिप्लेशन भी हमने देखा है कि फिफ्थ रीज़न है। ओजोन डिप्लेशन की वजह से एनवायरनमेंट बहुत गंदे तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। सबसे बड़ा होल इसका अंटार्कटिका के पास पाया जाता है। सिक्स रीज़न है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट जैसी जैसी डिग्रेड होगा हमारे एनवायरनमेंट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रीज़ एक बहुत अच्छे सोर्स होते हैं अपना एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए। इसके लिए हमारा आर्टिकल 48A इंसर्ट करा गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। कि जो स्टेट है उसको स्टेप्स लेने चाहिए कि एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करे और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी बचाएं। ऐसी 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी आया था। अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इंडिया में आज तक क्या क्या लीगल मेजर्स लिए गए हैं। सबसे पहले एक चिपको मूवमेंट है, काफ़ी फेमस है 1970s में, जब पेड़ से जाके
जब लोग पेड़ काटने आते थे तो वहाँ के लोकल लोग पेड़ से जाके चिपक गए थे और कहा था कि पहले हमको काटो वरना हम नहीं हटेंगे, पहले पेड़ नहीं कटने देंगे हम अपने यहाँ के। ऐसी साइलेंट वैली मूवमेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, और एक्ट्स हैं काफ़ी सारे, जैसे वाटर प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1974। इसमें सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एस्टेब्लिश हो रखे हैं। इन बोर्ड्स के पास पावर्स हैं कि ये डायरेक्शंस दे सकते हैं लोगों को और इंडस्ट्रीज़ को कि आप ऐसे ऐसे एक्ट करो, इन जो इस एक्ट के अंडर क्रिएट किए गए हैं। ऐसी एयर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1981, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। फिर एक काफ़ी मेन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ 2010। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से बना है। इसकी प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में और बाकी ये 4 जगह और है जहाँ पे ये वर्क करता है। फिर ऐसी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये नॉइस पोल्यूशन से डील करता है मेनली। तो अगर अभी हम कंक्लूड करें तो यही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बचाने के लिए एक एनवायरमेंटल लॉ बहुत ज़रूरी होना चाहिए। साथ ही साथ हमने देखा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को भी और वो भी सिटीजन्स को भी कि आपको प्रोटेक्ट करना है ये सब हमारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। उसके साथ साथ इंडियन जुडिशरी ने भी अभी तक काफ़ी एक्टिविज़म दिखाया है, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि इंडियन जुडिशरी ने भी काफ़ी अच्छा एक्टिविज़म दिखाया है और राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट को एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट माना है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया सारा बेसिक स्टफ कि एनवायरमेंटल लॉ क्या है, कैसे डील करता है और क्यों ज़रूरी है। आगे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।